वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए 2024 की एक कॉमेडी एक्शन फिल्म ब्रदर्स की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है मुंगेर फैमिली के बारे में। ज्यादातर फैमिलीज में डॉक्टर इंजीनियर्स की लाइन लगी होती है, पर मुंगेर फैमिली कुछ अलग ही है। इनके परिवार में चोर लुटेरों की भीड़ लगी हुई है, पर इनमें एक ट्विन ब्रदर की जोड़ी भी है जो बहुत ही मस्त है। बड़ा भाई जेडी ड्वार्फ है यानी बौना, वहीं छोटा भाई काफी लंबा चौड़ा है। बचपन से ही दोनों भाइयों की खूब जमती है। जेडी प्लानिंग प्लॉटिंग में बहुत ही अच्छा है, वहीं माइक लॉक्स खोलने में बड़ा एक्सपर्ट। वो किसी भी चीज का लॉक खोल सकता है, मतलब इतना माहिर है वो। और जेडी का तो मानना है कि जो चीज पसंद हो वो काम करते हुए अगर जिया जाए तो लाइफ मस्त निकल जाती है। और जेडी को चोरी डकैती की प्लानिंग करना बेहद पसंद है, मगर माइक बड़ा डरता है ये काम करने में। पर ये क्या दोस्तों, इनके घर के बड़े बुजुर्ग इन दोनों को चोरी डकैती वाली लाइन में ले जाने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। जेडी की फैमिली में उसके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल और फिर मॉम है जिनका नाम है कैथ। और कैथ का बॉयफ्रेंड ग्लेन भी है जो अक्सर यहाँ पे आता रहता है। अब एक दिन की बात है, जेडी की मॉम और ग्लेन कार से घर आते हैं। ग्लेन बड़ा खुश होता है और सभी को बताता है कि पता है आज हमने इतना बड़ा हाथ मारा कि सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। पर जेडी नोटिस करता है कि ग्लेन के पैर में तो गोली लगी हुई है, यानी पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई है। जेडी की मॉम कहती है देखो हमें जल्द से जल्द बॉर्डर क्रॉस करना होगा, इसलिए हम जा रहे हैं यहाँ से। इस क्रिसमस पे मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगी, पर मैं वादा करती हूँ मामला शांत होते ही वापस आ जाऊंगी। और तब तक बेटा जेडी और माइक तुम दोनों एक दूसरे का अच्छा ख्याल रखना। फिर वो अपने दोनों बेटों को हक करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल जाती है और पुलिस की कार से इनका पीछा करने में लगी होती है। अचानक ग्लेन क्या करता है दोस्तों कि जो बेशकीमती स्टोन्स इन्होंने चुराए थे उसे निगल लेता है ताकि पुलिस के हाथ ही ना लगे। लेकिन इसी बीच होता यह है कि कैथ का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार का हो जाता है एक्सीडेंट। अब हम जेडी और माइक के लाइफ में आगे बदलाव को देखते हैं। सबसे पहले तो इनके ग्रैंड पा टपक जाते हैं, फिर एक एक करके इनकी फैमिली के सारे मेंबर्स किसी न किसी वजह से मारे जाते हैं। इसके बाद ये जिस घर में रहते हैं ना उससे भी बैंक वाले नीलाम कर देते हैं। अब जेडी और माइक पूरी तरह से चोरी डकैती के रास्ते पे निकल जाते हैं। जैसे ये कभी कोई कॉमिक्स स्टोर पे रॉबरी करते हैं तो कभी कोई कार्ड्स चुरा लेते हैं। कई बार इन्हें पुलिस पकड़ती भी है, पर ये छोटी मोटी चोरी कर रहे हैं इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है। फिर धीरे धीरे दोनों भाई बड़े होते हैं और इनकी चोरी का लेवल भी बढ़ता जाता है। कई बार दोनों अरेस्ट भी होते हैं और जेल की सजा भी काटते हैं। इसी तरह से 25 साल गुजर जाते हैं। कैथ और ग्लेन उन स्टोन्स के साथ अभी भी मिसिंग थे दोस्तों, पता नहीं वो कहाँ है। अब एक दिन की बात है, जेडी माइक को एक बैंक के सेफ पे हाथ साफ करने के लिए कहता है। इन्होंने एक अजीब सा मास्क भी पहन के रखा होता है, लेकिन माइक अंदर से बड़ा डर रहा होता है। तो जेडी कहता है रिलैक्स ब्रो, ये हमारी आखिरी चोरी होगी, इसके बाद नो चोरी। फिर माइक कहता है कि यार आखिरी करवा के पिछले 12 साल से चोरी करवा रहे हो मुझसे। अब ये दोनों अंदर जाते हैं। रात का टाइम है तो बैंक जाहिर सी बात है बंद ही होगा, इसलिए दोनों चोरी चुप के अंदर घुसते हैं। माइक तो बड़ी आसानी से सेफ का लॉक खोल देता है, जिसके बाद जेडी उससे कहता है कि जाओ वैन स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। पर माइक के वहां से जाते ही बैंक का गार्ड आ जाता है। वो कहते हैं कि ओए डेढ़ फुटिया तो पकड़ा गया है। पर तभी माइक वापस आकर उस गार्ड को मार कर देता है बेहोश। अब ये दोनों भागने लगते हैं। जेडी आगे आगे भाग रहा होता है, उसे नहीं पता कि गार्ड ने पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए जल्दी पुलिस भी आ जाती है और वो जेडी को भागते हुए देखकर उसे गन पॉइंट पे अरेस्ट कर लेते हैं। पर माइक बच जाता है और जेडी को हो जाती है 5 साल की जेल की सजा। हालांकि फिर अच्छे बर्ताव की वजह से जेडी को जेल से छोड़ दिया जाता है। पर ये सिर्फ अच्छे बर्ताव का नतीजा नहीं था दोस्तों, बल्कि कुछ और ही बात थी। दरअसल ऑफिसर फायरफुल से जेडी ने सेटिंग कर ली थी। वो क्या है ना कि फायरफुल को पता चल गया था कि जेडी की मॉम ने ही वो ग्रीन स्टोन्स की चोरी की है और वो स्टोन्स फायरफुल को चाहिए थे। साथ ही फायरफुल के फादर एक जज थे, तो उनसे फायरफुल ने जेडी की सिफारिश करके उसे बेल ग्रांट दिलवा दी थी। वो जेडी को धमकाता भी है कि बेटे अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो ज्यादा नहीं सिर्फ एक कॉल करनी पड़ेगी अपने डैड को और वापस जेल में डाल देंगे तुझे। दूसरी ओर हम माइक को देखते हैं जिसने एबी नाम के एक ब्लैक वुमेन से शादी कर ली। एबी प्रेग्नेंट भी है। वहीं माइक पिछले 1 साल से रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब कर रहा है। उसने मतलब ये जुर्म की दुनिया, चोरी सब छोड़ दी है। पर अब जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसकी फैमिली बढ़ने वाली है, तो माइक फैसला करता है कि आज मैं अपने बॉस से प्रमोशन की बात करूंगा। साथ ही उसकी वाइफ उससे कहती है कि आज रात को पार्टी है तो सारा सामान लेकर आ जाना। फिर जब जेडी रेस्टोरेंट में अपनी प्रमोशन की बात करता है तो उसे प्रमोशन देने के बजाय काम से ही निकाल दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रमोशन देने के लिए जब माइक का पास्ट खंगाला तो उन्हें माइक के क्रिमिनल बैकग्राउंड का पता चल गया और वो अपने रेस्टोरेंट में किसी क्रिमिनल को नहीं रखना चाहते। वो तो ज्वाइनिंग के टाइम पे माइक ने झूठ बोला था और उन लोगों ने उस पर यकीन कर लिया, इसलिए उसको जॉब दे दी थी। लेकिन अब सच्चाई सामने है तो निकाल देते हैं। अब जॉब छूटने के बाद भी माइक अपनी उदासी अपने घर वालों को पता नहीं चलने देता, इसलिए उसकी वाइफ ने जो सामान लाने को कहा था माइक वो सब लेकर शाम को अपने घर पे पहुंच जाता है। पर घर पे उसे एबी के साथ पता है कौन दिखता है दोस्तों, जेडी, जिसको देखकर माइक का हो जाता है मूड खराब। फिर वो जेडी को बाहर गार्डन में लेकर जाता है और बताता है कि जब तुम अरेस्ट हुए थे ना तो मैं लीगल एडवाइस लेने के लिए फ्रेडी के पास गया था और उन्होंने मुझसे कहा कि इस केस से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। जिस पे जेडी तो अपनी नाराजगी जताते हुए कहता है कि ठीक है, केस से दूर रहना अच्छी बात है, पर इन 5 सालों में ना तो तुम मुझसे मिलने के लिए आए, ना ही कॉल पे एक बार हालचाल पूछा। बढ़िया यार, तुम तो मेरी लाइफ से बिल्कुल गायब हो गए।
जिसपे माइक कहता है पर तुम ये बताओ तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए। तो जेडी उसको आधी बात झूठ कहता है कि ऑफिसर फारफुल के साथ मुझे एक छोटी सी डील करनी पड़ी। वो चाहता है कि एक कपड़े की दुकान पे मैं चोरी करके सारा पैसा उसे दे दूं, और तुम्हें तो पता ही है लॉकर खोलना मुझे आता ही नहीं। तो माइक कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं लॉकर खोलूंगा तुम्हारे लिए तो भूल जाओ भाई, मैं दोबारा चोरी करना नहीं चाहता। मैंने अभी के लिए खुद को पूरी तरह से बदल दिया है, और अब तो वो प्रेग्नेंट भी है। देखो वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए मैं तो उसका सर झुकने नहीं दूंगा। और आज हमारे घर में थोड़ा पार्टी है तो मेहमान आने वाले हैं, एबी के घर से भी आएंगे, जितना खाना है खाओ वरना निकल जाओ यहाँ से। अब जल्द ही दिखाते हैं कि मिस्टर जैक अपनी वाइफ और गोद लिए हुए बेटे जेम्स के साथ आ जाते हैं। पार्टी में जेम्स और जेडी की कुछ ज्यादा ही बन जाती है। दोनों घर के पीछे जाकर माल फूंक कर मस्त अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। और जैसे इसका पता माइक और जैक को चलता है ना, दोनों ही इन दोनों को मारने के लिए दौड़ते हैं कि घर में आज ये पार्टी रखी गई है और ये नशेड़ियों की तरह यहाँ पड़े हुए हैं। अब रात में दोस्तों एबी माइक से कहती है देखो हम सब ने पास्ट में काफी सारी गलतियां की हैं, लेकिन हम अपने बेटर फ्यूचर के लिए बदल सकते हैं। आज तो तमाशा हो गया पर कोशिश करना हमारा हॉलिडे खराब ना हो। जेडी को तो सुबह की करतूत की वजह से माइक ने अपने घर से निकाल दिया था, इसीलिए वो एक होटल रूम में रेंट पर चला गया। पर वहाँ पे ऑफिसर फारफुल आकर उसके साथ मारपीट करता है क्योंकि उन्होंने जेडी को कॉल किया था और जेडी ने फोन नहीं उठाया। तो अब ऑफिसर फारफुल जेडी को धमकाता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ समझे, तो जब भी मैं कॉल करूँ तो कॉल उठाना ही होगा, चाहे तुम कितने भी इंपॉर्टेंट काम में क्यों ना हो। वैसे मेरे वो स्टोन्स किधर हैं? तो जेडी कहता है ये इतना आसान काम थोड़ी है, मैं अपनी एक टीम तैयार कर रहा हूँ क्योंकि मैं नन्ही सी जान अकेले सब कुछ थोड़ी कर सकता हूँ। कुछ देर के बाद दोस्तों जेडी की तलाश में माइक आता है और उसे जेडी अपने बिस्तर पर बेहोश मिलता है। तो डर के मारे तुरंत माइक एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाने लग जाता है, मगर तभी जेडी को होश आ जाता है और वो एम्बुलेंस का कॉल ही कट कर देता है। और फिर माइक के पूछने पे सारा खेल उसे बताता है कि कैसे ऑफिसर फारफुल ने मुझे मारा पीटा और एक गन पे मेरी उंगलियों के निशान भी ले गया ताकि अगर मैं उसकी बात ना मानूं तो वो मुझे झूठे केस में फंसा सके। अब माइक को जब जेडी की मजबूरी का पता चलता है तो मजबूरन वो भी उसका साथ देने को तैयार हो जाता है, पर वो अपनी वाइफ को ये बता नहीं सकता ना, इसलिए वो एबी को फोन करके झूठ कह देता है कि चैपलिन में एक आंटी रहती है हमारी, पता है, जो कि जेडी से कुछ ज्यादा क्लोज थी, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, इसलिए जेडी उनसे मिलना चाहता है और वो मुझे भी अपने साथ लेकर जा रहा है। वैसे भी अच्छा ही है ना, अगर मैं उसे घर लेकर आऊंगा तो पता है ना वो तुम्हारे पेरेंट्स के सामने उल्टा पुल्टा करेगा, इससे अच्छा तो ये है कि मैं इसे वहीं पहुंचा कर आ जाऊं, है ना। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि दोनों भाई इस शहर से दूर ड्राइव करके चैपलिन के एक होटल रूम तक जाते हैं, जहां दोनों यक्कड़ बक्कड़ करके डिसाइड करते हैं कि आज की रात दोनों में से कौन बेड पे सोएगा। तो इस गेम से बेड माइक के हिस्से में आ जाता है, पर माइक को जेडी पे थोड़ा दया आ जाती है कि बेचारा आज ही तो जेल से रिहा हुआ है, चलो इस बेड का मजा इसको लेने देते हैं। पर जेडी कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, अब मैं सोऊंगा तो नीचे सोऊंगा, और तब माइक भी बेड पे सोने से मना ही कर देता है, जिसके बाद जेडी नीचे सोता है और माइक सोफे पे। दूसरी ओर दोस्तों ऑफिसर फारफुल उस होटल में जाता है जहाँ पे उसने जेडी के रहने का इंतजाम किया था, पर वहां तो जेडी है ही नहीं, पर उसके फोन में जेडी के फोन का लोकेशन यहीं पे दिखा रहा है, इसीलिए फारफुल उसके फोन को ढूंढते हुए आखिर में उसके टॉयलेट टैंक में पहुंच जाता है क्योंकि वहीं पे फोन रखा हुआ है, जिससे फारफुल हो जाता है जेडी पे बहुत ज्यादा गुस्सा। अगले दिन की बात है, जेडी माइक से कहता है कि देखो मुझे अपनी एक ऑनलाइन फ्रेंड बेथ से मिलने जाना है। माइक कहता है नहीं नहीं नहीं, लड़की के चक्कर में मत पड़ो भाई, जिस काम से यहाँ पर आए हो निपटाते हैं पहले। तो जेडी कहता है कि भाई भावनाओं को समझो ना, 5 साल से मैंने वो सब नहीं किया और अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। दूसरी ओर ऑफिसर फारफुल अपने डैड को सारी बातें बता देता है, तो वो फारफुल पे खूब चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें मुनाफा कमाने का एक मौका दिया था, तुमने उसको भी गंवा दिया, निकम्मा कहीं का। तो फारफुल कहता है कि देखिए मैंने तो उसके फिंगरप्रिंट्स इस बंदूक पे ले लिए हैं, इससे मैं पुलिस में जमा करके उसे फिर से अंदर करवा सकता हूँ। उसके डैड कहते हैं कि अबे क्या कर रहा है, जेल में डलवा कर तुझे क्या फायदा होगा, जाकर उसको ढूंढ, किसी भी तरह वो स्टोन हासिल कर, तभी करोड़पति बन पाएगा, कब तक ये सरकारी नौकरी करता फिरेगा। दूसरी ओर ये दोनों जुड़वा भाई बैथ के घर पहुंच जाते हैं, जहां बैथ तो माइक को बाहर सोफे पे बैठने को कहकर खुद जेडी को अपने रूम में लेकर जाकर परफॉर्मेंस देते हैं, और इधर माइक बैथ के घर को अच्छे से देखने लगता है। उसे बैथ की फोटोज दिखती है, वो भी कई सारे एनिमल्स के साथ। तभी वहाँ पे ओरंगुटन नाम का एक गोरिल्ला जैसा पर उससे भी बड़ा खतरनाक वन मानुष आ जाता है, जिसका नाम बैथ ने सैम रखा हुआ है। अब सैम को देखकर माइक की हालत टाइट, वो डर कर एक जगह बैठ जाता है, पर सैम भी माइक के बगल में ही जाकर बैठ जाता है। और फिर माइक को पता चलता है कि ये तो ठरकी है, क्योंकि वो माइक का हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पे टच कर रहा था। तब जैसे तैसे बेचारा अपना हाथ छुड़ाता है और चीखते चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। जल्दी से वो गाड़ी भी स्टार्ट कर देता है, तब तक में उसका भाई भी आ जाता है और पूछता है कि क्या हो गया, क्यों जल्दी में है। और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपने भाई को बताता है, मतलब माइक अपने भाई जेडी को बताता है कि तुम्हें पता है वो सैम कितना अश्लील है। तब जेडी उसके हाथ में सैनिटाइजर देता है कि क्लीन कर ले। अब रात में दोस्तों जब ये लोग एक मोटेल में रुकते हैं तो जेडी वॉशरूम में नहा रहा होता है और माइक के मन में शक पैदा हो जाता है कि ये जेडी कोई तो झोल कर रहा है,
इसीलिए पता है वो क्या करता है, जेडी का बैग चेक करता है, उसमें से उसे बेथ का आईडी कार्ड मिलता है, साथ ही एक पेपर में उसने कुछ प्लानिंग करके रखी होती है। इसके साथ ही उसे अपनी माँ का लेटर भी मिलता है जो कि उन्होंने जेडी को लिखा हुआ था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि माइक को इस प्लान के बारे में कुछ भी मत बताना, नहीं तो वो छोटी मोटी बातों पे कितना हाइपर हो जाता है पता है। ये देखकर माइक भड़क जाता है कि मॉम ने तुम्हें लेटर दिया पर मुझे क्यों नहीं दिया। फिर वो जेडी को कन्फ्रंट करता है तो जेडी उसे सारी सच्चाई बता देता है कि मॉम ने मुझे 4 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी। इतना सुनते ही माइक अपने हाथ में अपना जूते और कपड़े लेकर निकल जाता है रूम से। उस वक्त दोस्तों माइक ने सिर्फ अंडरवियर पहना होता है और जेडी ने सिर्फ टॉवल लपेट के रखा होता है। जेडी कहता है कि भाई अंदर चल ले, रूम में आराम से बात करते हैं, यहाँ बाहर लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। पर माइक नहीं मानता, वो जेडी से झगड़ा कर रहा होता है कि माँ कहाँ गई, उन्होंने मुझसे बात क्यों नहीं की। तभी उसकी मॉम सामने वाले मोटेल रूम से बाहर निकलती है और उन्हें इस तरह 30 साल के बाद अचानक अपने सामने देखकर माइक घबरा जाता है और मोटेल की बालकनी से सीधा नीचे गिर जाता है, वो भी अपनी मॉम की कार पे। और उसकी मॉम भी हद्दी थी दोस्तों, अपने बेटे की परवाह करने के बजाय कहती है कि अरे यार देखो कहीं मेरी गाड़ी पे डेंट तो नहीं पड़ गया। खैर चिंता की कोई बात नहीं होती है, माइक बिल्कुल ठीक होता है। इसलिए फिर ये दोनों भाई और इनकी अम्मा जाती हैं एक क्लब में जहां ये ड्रिंक करते हुए बातचीत करते हैं। माइक अपनी माँ से बड़ा नाराज होता है कि आपने 30 सालों में हमसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। वहीं उसकी माँ, जिसे अपने बच्चों से बिल्कुल भी कोई हमदर्दी नहीं है, वो बात को टाल देती है और एक सॉरी तक नहीं बोलती। हाँ, वो सिर्फ इतना बता देती है कि 30 साल पहले जब मैं और ग्लेन पुलिस से बचकर भाग रहे थे तो ग्लेन गोली लगने की वजह से उसका मतलब काफी खून बह गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि मैं पुलिस से बचने में तो कामयाब हो गई, मगर मरने से पहले वो स्टोन पुलिस के हाथ ना आ जाए, इसीलिए ग्लेन ने वो स्टोन अपने पेट में निगल लिए थे। तो मैंने एक जगह पे ग्लेन की बॉडी को दफना दिया था ताकि जब भी मैं वापस आऊं तो स्टोन ले लूं। पर एक बार मैं जो बॉर्डर क्रॉस करके गई ना, तो दोबारा यहाँ नहीं आ पाई पुलिस की वजह से। अभी तो मैं कितनी मुश्किल से फेक आईडी की मदद से लौटी हूँ पता है। तो माइक पूछता है जब इतने सालों तक आपको हमारी फिक्र नहीं थी तो फिर अब आप वापस क्यों लौटी। इस पे कैथ कहती है मैं मरने वाली हूँ, मुझे कैंसर है। ये सुनकर माइक इमोशनल हो जाएगा, यही कैथ और जेडी ने सोचा था। मगर दोस्तों वो समझ जाता है कि ये सिर्फ एक झूठी कहानी है मुझे इमोशनल फूल बनाने के लिए। मगर जेडी माइक को बताता है कि नहीं नहीं, मॉम सच बोल रही है भाई, उन्हें सच में कैंसर है और मरने से पहले वो चाहती हैं कि जो स्टोन उन्होंने छिपाए वो हमें मिल जाए ताकि हमारी लाइफ सेट हो जाए। पता है ना, बढ़ती महंगाई की वजह से उनकी कीमत अब $4 मिलियन से भी ज्यादा हो गई है। माइक कहता है कि मैं कितनी बार कहूँ कि मैं चोरी चकारी छोड़ चुका हूँ, पर जेडी उसका माइंड वॉश करते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें चोरी थोड़ी करनी है, बस एक गड़ा मुर्दा उखाड़ना है। एक तरह से वो स्टोन हमारी खानदानी विरासत है। सोचो अगर वो तुम्हें मिल गए तो तेरी होने वाली बेटी, क्या कहता है तो उसको, ब्लूबेरी, उसकी लाइफ कितनी मस्त हो जाएगी ना। तो रात भर इसके बारे में माइक सोचता है और अगले दिन वो इनके प्लान में शामिल होने को तैयार हो जाता है। दूसरी ओर बेथ को पता चल जाता है कि जेडी मेरा आईडी कार्ड चुरा कर लेकर चला गया, पता नहीं वो क्या करेगा इसका। वो जेडी को कोसते हुए अपने काम पे जा रही होती है कि तभी वहां पे ऑफिसर फारफुल आ जाता है। दरअसल उन्हें जेडी और बेथ की दोस्ती के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो बेथ के पास आया है पूछताछ करने के लिए। तभी दोस्तों वो ठरकी सैम फारफुल का हाथ पकड़कर उसको अंदर खींच लेता है, जिसके बाद तो वो ऑफिसर की इज्जत लूट लेता है, उसके साथ पता नहीं क्या क्या करता है और काफी देर के बाद वो अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से भागने में हो जाता है कामयाब। दूसरी ओर बेथ के आईडी कार्ड को यूज करके माइक वर्कर्स की लाइन में लगकर जेसीबी कंपनी में घुस जाता है, जहां से डेली जेसीबी गाड़ियां खुदाई वगैरह के लिए बाहर जाया करती हैं। अब एक जेसीबी को लेकर माइक उस लोकेशन पे जाता है जहां पे कैथ ने ग्लेन की बॉडी को दफनाया था। पर ये क्या दोस्तों, अब वहां पे इतने सालों में एक गोल्फ ग्राउंड बन चुका है, पर शुक्र है कि दिन के समय वहां पे कोई नहीं होता। तो ये लोग जेसीबी से उस जगह की खुदाई करके ग्लेन की सड़ी लाश को निकाल लेते हैं और फिर माइक को स्टोन निकालने के लिए ग्लेन के सड़े हुए पेट में हाथ डालना पड़ता है। तभी वहां पे गोल्फ ग्राउंड की अथॉरिटीज आ जाती है, पर अपनी जेसीबी में बैठकर ये लोग तुरंत वहां से भाग जाते हैं। अब ये जाते हैं भागकर पास ही के जंगल में, जहां पे ये ग्लेन के कंकाल को फिर से अच्छे से जमीन में दफना देते हैं और उन स्टोन्स को एक रेड कलर की पोटली में रख देते हैं। जिसके बाद तो बस क्या बोले, जेडी खुशी से नाचने लगता है और माइक से कहता है कि देखा हमारी जिंदगी बदल गई भाई, पहले तो मुझसे बात नहीं करते थे, मैं जेल में था, तुम्हारी नौकरी छिन गई थी और अब देखो माला माल हो गए हैं। पर तब माइक कहता है कि पर मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मेरी नौकरी छिन गई है, फिर तुम्हें कैसे पता चला। दोस्तों यहाँ पे बात सामने निकल कर आती है कि जेडी नहीं माइक के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में उन रेस्टोरेंट वालों को बताकर उसे काम से निकलवाया था। ये जानकर माइक को बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी मॉम और भाई दोनों से कहता है कि आप लोग मुझे जरा सा भी प्यार नहीं करते, आपने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है और मैं इतना बेवकूफ हूं कि सच्चाई जानने के बाद मैं हमेशा आप लोगों के झांसे में आता गया। मॉम जब आप भाग रही थी तो याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे भी साथ लेकर चलिए, पर आपने कहा कि नहीं
मैं तुम्हें ढो नहीं सकती। अरे मैं इतना बेकार हूँ क्या आपके लिए? तब कैथ कहती कि बेटा तुमने सही से सुना नहीं था, मैंने कहा था मैं तुम्हें खो नहीं सकती। उस वक्त हमारे बचने की उम्मीद ना के बराबर थी, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं गई, समझे? तुमने देखा ना, दुर्घटना में ग्लेन की मौत हो गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती, तुमसे प्यार करती हूँ मैं। हाँ वो अलग बात है कि मैंने कभी प्यार जताया नहीं, इसीलिए मैं उसकी भरपाई पैसे देकर करना चाहती हूँ ताकि तुम और तुम्हारी फैमिली आराम से जिंदगी जी पाए। तभी वहाँ पे ऑफिसर फारफुल आ जाता है और जेडी को मार पीट कर कहता है कि प्यार से पूछ रहा हूँ वो स्टोन कहाँ है। ये कहते कहते दोस्तों वो जेडी के हाथों से स्टोन की पोटली को दूर फेंक देता है। तभी अपने भाई को मार खाता हुआ देखकर माइक बीच में आ जाता है और ऑफिसर को अच्छे से धो देता है। तभी मौका देखकर जेडी उस पोटली को लात मारकर और दूर फेंक देता है और फारफुल को समझ आ जाता है कि अच्छा उसी में स्टोन्स होंगे और वो पोटली को कैथ ले लेती है। तभी फारफुल गन पॉइंट करते हुए कहता है कि या तो तुम वो पोटली लेकर भाग जाओ या अपने बच्चों को बचा लो, मैं जानता हूँ एक माँ का दिल क्या चुनेगा। दरअसल यहाँ पे सभी को लग रहा था कि कैथ अपने बेटों के लिए स्टोन्स ऑफिसर को दे देगी, मगर नहीं, वो अपने बेटों को सॉरी बोलकर स्टोन्स को लेकर भाग जाती है, जिससे फारफुल को बड़ी हैरानी भी होती है कि वाह यार कैसी माँ है। इससे वैसे कैथ के दोनों बेटों को भी बुरा लग जाता है, पर अभी भी जेडी अपनी मॉम के साइड ले रहा है और माइक उसके अगेंस्ट में बातें कर रहा होता है, जिससे दोनों भाई फारफुल की कार में झगड़ पड़ते हैं, जिससे कुछ दूर जाने पे इनकी लड़ाई की वजह से फारफुल का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और उसकी गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट भी। इसके बाद दोनों भाई वहां से भाग जाते हैं और वो जाते हैं सीधा अपनी मॉम के पास, जो कि फ्रेडी को वो स्टोन्स दे चुकी थी और उसके बदले मोटी रकम ले चुकी थी और वो रकम उन्होंने अपने बैग में रखा हुआ था। अब अपने सामने अपने दोनों बेटों को खड़ा देखकर वो कहती है उस वक्त मैंने वही किया जो मुझे सही लगा बेटा। जिसपे पहली बार आज जेडी अपनी मॉम के अगेंस्ट में बोल पड़ता है कि हमारे साथ गलत करना ही आपको हर बार सही लगता है। तब कैथ वहां से भागने लग जाती है और भागते हुए वो एक बंद पड़े मॉल में घुस जाती है, जहां माइक अपनी मॉम से वो बैग छीनने की कोशिश करता है। इस चक्कर में वो बैग मॉल के पहले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पे गिर जाता है जहां जेडी है। कैथ कहती है अब ये तो पैसे लेकर भाग जाएगा, वहीं माइक कहता है नहीं भागेगा नहीं, पर फिर वो सोचता है कि कोई भरोसा भी तो नहीं है, कहीं भाग गया तो। तभी वहां पर बड़ी सी बंदूक लेकर ऑफिसर फारफुल आ जाता है और गोली चलाने लगता है, लेकिन तब गोली की आवाज लीगल एडवाइजर फ्रेडी का गार्ड छीन लेता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिससे तुरंत ही वहां पे पुलिस की सारी गाड़ियां आ जाती है। साथ ही फारफुल ने दोनों भाइयों को अपनी गन पॉइंट पे पकड़ के रखा होता है। दोस्तों तब जेडी ऑफिसर से एक सौदा करता है कि ये पैसों से भरा बैग भी तुम ले लो और मैं खुद को भी तुम्हारे हवाले करता हूँ, बस मेरे भाई को यहाँ से सही सलामत जाने दो। उसकी एक प्यारी सी फैमिली है, जल्द ही ब्लूबेरी नाम की बिटिया रानी आने वाली है। पर माइक को लगता है कि ये भी जेडी की कोई चाल है। असल में उसे लगता है कि ये इस सांड के बच्चे से मिला हुआ होगा और मेरे जाने के बाद ये दोनों पैसे बांट लेंगे। जेडी उसे काफी समझाता है, पर इस बार माइक उस पर यकीन करने का नाम ही नहीं लेता। तब फारफुल कहता है कि एक काम करो, तुम दोनों वहां से साइड हटो, ये पैसों से भरा बैग मेरा है। फिर जब फारफुल बैग को खोलकर चेक करता है कि इसमें पैसे है या नहीं, तो चैन खुलते ही उसके अंदर से एक केमिकल स्प्रे होता है जो कि जेडी ने छुपाया हुआ था। वो स्प्रे आंख में पड़ने से फारफुल तड़प उठता है और गलती से उसके हाथों गोली चल जाती है और वो गोली जाकर लगती है एक टैंक में जिसमें जानलेवा गैस होती है। इसीलिए वहां पे एक अच्छा खासा विस्फोट हो जाता है और मॉल में रखा बड़ा सा क्रिसमस ट्री सीधा गिरता है फारफुल के ऊपर। हालांकि वो बच जाता है, लेकिन उसके पैर पे आग लग रही होती है, तो जेडी आग को तो बुझा देता है मगर फारफुल को उस क्रिसमस ट्री के अंदर से नहीं निकालता। अब इनके पास पैसों से भरा बैग तो आ गया था, पर मेन गेट पे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। तब कैथ सामने आती है और कहती है इतने मेहनत के बाद मैं पैसे इस तरह वेस्ट तो नहीं कर सकती, इसीलिए मैं खुद को सरेंडर कर रही हूँ ताकि तुम दोनों पीछे गराज के रास्ते से निकल जाओ। और सुन लो, ये काम तुम्हें मेरे इरादा बदलने से पहले करना है, क्योंकि मेरा इरादा कब बदल जाए कुछ पता नहीं। तो ये लोग भी वहां से भाग जाते हैं और दोनों भाई पैसों को आधा आधा बांट लेते हैं। माइक 2 मिलियन लेकर पहुंच जाता है ऑफिसर फारफुल के डैड के पास, जो कि जज है, और फारफुल ने जेडी के फिंगरप्रिंट वाला बंदूक उनके पास से रखा हुआ था। तो माइक अपने हिस्से का 2 मिलियन जज को देकर वो बंदूक ले लेता है, यानी अपने भाई की आजादी खरीद लेता है और जज से कहता है कि दोबारा मेरे भाई को परेशान मत करना। इसके बाद माइक आता है अपने घर पर, जहां उसकी वाइफ अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। वहां वो एबी को बताता है कि मेरी नौकरी चली गई, पर मैं दूसरी ढूंढ लूंगा, बस तुम मेरे साथ रहना, बाकी सब मैं ठीक कर दूंगा। तभी वहां पे जेडी भी आ जाता है। तो इस बार माइक अपने भाई को अपना भाई कहकर अच्छे से अपने ससुराल वालों से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर सभी साथ में हंसी खुशी खाना खाते हैं। अब लास्ट में दोस्तों माइक अपने पैसे से जेडी की आजादी खरीदने वाली बात बताता है जेडी को, जिसके बाद जेडी भी कुछ बताता है जिसे सुनकर माइक का दिमाग खराब हो जाता है। दरअसल दोस्तों जेडी ने अपना हिस्सा यानी कि 2 मिलियन रुपए माइक की होने वाली बेटी ब्लूबेरी के नाम कर दिया था,
उसने डॉक्यूमेंट पे ब्लूबेरी ही लिखवाया था, जिस पे माइक कहता है पागल हो गया यार, कोई अपने बच्चे का नाम ब्लूबेरी क्यों रखेगा, हम तो बस प्यार से उसे ब्लूबेरी कहा करते हैं, उसका एक्चुअल नाम तो कुछ और रखना चाहते हैं। ऊपर से मैंने अपने हिस्से का पैसा जज को दे दिया, यही सोचकर कि तुम्हारे पास तो 2 मिलियन होंगे, उससे बांट लेंगे। अब ना मेरे पास पैसा है ना तुम्हारे पास। इसके बाद सीन 1 साल के बाद होता है शिफ्ट। जेडी, माइक, एवी और उनकी बेटी ब्लूबेरी जेल में कैद से मिलने जाते हैं, जहाँ कैद ब्लूबेरी के नाम के पीछे का किस्सा जानकर पहले तो बड़ी शौक होती है कि बताओ यार, पैसों के लिए बेचारी का फॉर्मल नाम ब्लूबेरी रख दिया। खैर कैद अपनी पोती को गोद में लेकर थोड़ा प्यार करती है और फिर पोती को जेडी की गोद में दे देती है। फिर जेल से बाहर आने के बाद माइक कहता है मैंने देखा अंदर तुम माँ बेटे ने जो किया, बता माँ ने तुम्हें क्या दिया। तो जेडी अपनी मुट्ठी खोलकर दिखाता है, उसके पास 2 ग्रीन स्टोन्स होते हैं जो कि कैथ ने बचा के रखे हुए थे, यानी उसने सारे स्टोन्स नहीं बेचे थे, उनको निगल लिया था 2 को। फिर जब जेडी उससे मिलने गया तो उसने वो स्टोन्स उसे दे दिए ताकि दोनों भाई एक एक स्टोन ले लें। पर पता है दोस्तों, कई सालों के बाद जेडी ब्लूबेरी को बताता है कि उस दिन मॉम ने मुझे 2 नहीं बल्कि 3 दिए थे और मैंने तुम्हारे डैड को सिर्फ 1 ही दिया और 2 खुद रख लिए। ये कहकर जेडी हंसने लगता है और ब्लूबेरी कहती है अंकल वो सब छोड़ो, मुझे बस चॉकलेट दिलाओ। इसी के साथ दोस्तों ये एक अलग सी कॉमेडी वाली मूवी खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसे लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।